नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश खबर हटकर में। मैं हूं निखिल सिंह और खबरों की भागदौड़ में कुछ ऐसी दिलचस्प, समाज को आईना दिखाने वाली और हम सबका मनोबल बढ़ाने वाली खबरें अक्सर पीछे छूट जाती हैं। इसलिए हम ये खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए अगले आधे घंटे तक लीक से हटकर कुछ ऐसी ही खबरें देखने के लिए। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। श्री कृष्ण की नगरी में निकली भव्य राम बारात, लोगों ने किया जोरदार स्वागत। करीब 70 झांकियों वाली बारात देखने को उमड़ा जन सैलाब। देश भर में नवरात्रि की धूम। सूरत जिला क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से किया गया साइकिल गरबा का आयोजन, शानदार बैलेंस का दिखा कमाल। गजल सम्राट जगजीत सिंह की याद में इलाहाबाद संग्रहालय के मुक्त काशी मंच पर शामे गजल का आयोजन। जगजीत सिंह फैंस क्लब के आयोजन में झूम उठे श्रोता। और हांगकांग में दुनिया का पहला फ्रोजन थीम पार्क लॉन्च। पॉपुलर एनिमेशन फिल्म फ्रोजन की एल्सा और एना की जादुई दुनिया का 20 नवंबर से कर सकेंगे दीदार। तो सबसे पहले बात करेंगे परंपरा और विरासत की। और आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। इस दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। मां ब्रह्मचारिणी तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की अधिष्ठात्री देवी हैं। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा से जीवन के हर समस्या और संकट दूर हो जाता है। विद्यार्थियों के लिए मां ब्रह्मचारिणी की पूजा बहुत ही फलदायी मानी जाती है। नवरात्र के दूसरे दिन आज देश भर के मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शनों के लिए उमड़ रहे हैं। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में आज सुबह आरती की गई। और बात श्री कृष्ण की नगरी मथुरा की करेंगे। रविवार की रात को राममय हो गई ये मथुरा की नगरी। मथुरा में चल रही रामलीला में रविवार की रात भगवान राम की भव्य बारात निकाली गई। जब भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ बारात लेकर घोड़ों पर सवार होकर निकले तो अद्भुत छटा देखते ही बन रही थी। मर्यादा पुरुषोत्तम की बारात में भक्त झूमते, नाचते, गाते, जयकारे लगाते चल रहे थे। इसमें 70 से अधिक, एक से बढ़कर एक झांकियां शामिल रहीं। गाजे बाजे के साथ निकली ये बारात है भगवान श्री राम की। श्री रामलीला सभा के तत्वाधान में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की भव्य बारात में 6 दर्जन से ज्यादा झांकियां, 1 दर्जन से ज्यादा बैंड के अलावा ढोल मंजीरे के साथ यात्रा निकाली गई। भगवान श्री राम की भव्य बारात शहर के जिस भी मार्ग से निकली, वहीं शहरवासी स्वागत के लिए पलक फावड़े बिछाए नजर आए। श्री राम की बारात का कान्हा की नगरी के लोगों ने जगह जगह भव्य स्वागत किया। चारों भाइयों की आरती उतारी गई। भगवान राम की बारात देखने के लिए शहर ही नहीं बल्कि दूर दराज के गांव से भी बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे थे। वृंदावन गेट स्थित बाटी वाली कुंज से शुरू हुई राम बारात चौक बाजार, स्वामी घाट, द्वारिकाधीश मंदिर, विश्राम घाट, डोरी बाजार, होली गेट, गोविंदगंज मंडी, कोतवाली होते हुए रात करीब 3 बजे भरतपुर गेट पर बनाई गई जनकपुरी पहुंची, जहां मिथिला वासियों ने बारात का स्वागत किया। ये राम बारात प्रतिवर्ष निकाली जाती है और सभी वर्ग के लोग इसमें हिस्सा लेते हैं और ये पार्टी लाइन से ऊपर निकलती है। श्री राम की बारात में चंद्रयान 3, खाटू श्याम, तिरुपति बालाजी समेत भगवान शिव का परिवार, माँ वैष्णो देवी, राधा कृष्ण, हनुमान जी, बिहारी जी, चंद्रलोक, कैलाश पर्वत, माँ कैला देवी,
गरुड़ गोविंद, श्रीनाथ जी समेत 70 से अधिक झांकियां लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रहीं। लोगों ने पुष्प वर्षा कर बारात का जगह जगह शानदार स्वागत किया। राम बारात में राजा रामचंद्र के जयघोष से कृष्ण नगरी राममय हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और नवरात्र का मौका हो और गुजरात का गरबा सुर्खियां न बटोरे, ऐसा भला कैसे हो सकता है। त्योहार के दौरान हर साल नए नए प्रयोग कर लोगों का भरपूर मनोरंजन किया जाता है। और इसी कड़ी में नवरात्र उत्सव के पहले दिन सूरत जिला क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से साइकिल गरबा का आयोजन किया गया, जहां लोग एक हाथ से हैंडल संभालते नजर आए तो दूसरे हाथ में डांडिया लिए हुए साइकिल गरबा कर शानदार बैलेंस का कमाल दिखा रहे थे। भले ही साइकिल पर सवार थे, लेकिन इतने मस्त अंदाज में गरबा करते दिखे। बड़ी संख्या में लोगों ने इस साइकिल गरबा कार्यक्रम में शिरकत किया। और अब वक्त है बदलती हुई तस्वीर देखने का। कश्मीर पारंपरिक आफ्टरनून टी यानी दोपहर की खास चाय का लुत्फ अब पल भर में उठाया जा सकता है। साइमा पॉल नामक होम साइंस साइंटिस्ट ने नायाब प्रयोग करते हुए कश्मीर की इस खास चाय को टी बैग्स में लाने का आविष्कार किया है। और इसके लिए अब चाहिए सिर्फ गर्म पानी और बिना किसी तामझाम के कश्मीर की खास चाय पीने के लिए तैयार हो जाइए। कश्मीरी नून चाय, ये कश्मीर की पारंपरिक चाय है। ये चाय गुलाबी रंग की होती है और इसका स्वाद भी अलग होता है। कश्मीर में लोग इस चाय का सेवन नियमित रूप से दिन में लगभग 2 से 3 बार करते हैं। विशेष चाय की पत्ती, दूध और नमक से इस चाय को बनाया जाता है। कश्मीर के लोगों को अक्सर दोपहर की स्पेशल चाय को बनाने में काफी वक्त लगता है, जिससे निजात पाने के लिए साइमा पॉल ने कश्मीरी चाय, नून चाय को टी बैग्स में लाने का आविष्कार किया। चाय की पत्तियों में कुछ जड़ी बूटियां मिलाकर एक प्रयोग किया गया। इस पूरी प्रक्रिया को साइमा ने घर पर ही पूरा किया। शुरुआत में इसका टेस्ट अपने बच्चों को करवाया, उन्हें पसंद आया और इसका फायदा ये हुआ कि खास चाय का लुत्फ अब लोग कुछ ही मिनटों में उठा सकेंगे। घर पे मेरे गेस्ट आए तो मेरे गेस्ट ने, मैंने उनको ऑफ़र किया आप लिप्टन चाय पियेंगे, कहवा लेंगे, क्या लेंगे। उन दिनों सर्दी भी थी तो उन्होंने कहा नहीं जी मैं नमकीन चाय लूँगा। मैं जब तक नमकीन चाय बना रही थी तो मेरे गेस्ट चले गए। मुझे उस चीज़ में बड़ा बुरा लगा। मैंने कहा नमकीन चाय देखिए ऐसे तो मतलब इसमें टाइम लगता है और मेरे गेस्ट ऐसे ही चले गए, मुझे बड़ा बुरा लगा। फिर मैंने दिमाग में रखा कि क्यों नहीं इसका मतलब इंस्टेंट क्यों नहीं हो सकता इसका, या मैं अब ऐसा करूँगी मैं रस निकाल के इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। मैं वही सोच रही थी कि किस तरीके से प्रिजर्व किया जाए। नून चाय को बनाने के लिए कश्मीर की विशेष चाय पत्तियों को पीसा जाता है। इसमें बेकिंग सोडा, दूध और इलायची डाली जाती है। इसे बनाने में काफी समय लगता है। इसे ध्यान में रखते हुए गृह वैज्ञानिक साइमा पॉल ने अपने भाई जुबैर पॉल के साथ मिलकर नूनली ग्रीन फूड इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड बना डाला। ये कश्मीर स्थित एक खाद्य प्रसंस्करण स्टार्टअप है जो शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, कश्मीर के इनोवेशन, इंक्यूबेशन और कृषि में उद्यमिता विज्ञान केंद्र श्रीनगर में स्थापित है। स्टार्टअप है कि बेसिक इनोवेशन से आप कुछ भी कर सकती हैं। बेसिक क्रिएटिविटी से, बेसिक माइंड को अगर आप किसी चीज़ में लगाते हैं, किसी चीज़ में इंटरेस्ट दिलाते हैं तो आप वंडर्स कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि हर किसी में अल्लाह ताला ने रखा होता है कुछ ना कुछ करने का माइंड बनाया होता है, तो उस चीज़ को अगर आप लेके आगे आएंगे तो आप वंडर्स कर सकते हैं। कश्मीर की दोपहर की चाय कश्मीर का एक पारंपरिक काढ़ा है। इसका स्वाद अलग होता है। इसे बनाने की प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है, लिहाजा इस आविष्कार का फायदा ये है
कि बाहर रहने वाले कश्मीरी पारंपरिक रूप से चाय बनाने के लिए बिना किसी तामझाम के नून चाय का मजा ले सकते हैं। वहीं इस खास चाय को पसंद करने वाले लोग बिना कश्मीर गए भी इस चाय की चुस्की का लुत्फ उठा सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब कुछ खबरें आपके शहर, आपके गांव की। संगम नगरी प्रयागराज में रविवार की शाम बेहद मनमोहक रही, बेहद खास रही। गजल सम्राट जगजीत सिंह की स्मृति में इलाहाबाद संग्रहालय के मुक्त काशी मंच पर शामे गजल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शहर के युवा गायक भूपेंद्र शुक्ल और साथियों ने गजलों की मनमोहक प्रस्तुति दी। हम भी अपने तेरी आँखों में जगजीत सिंह फैंस क्लब और संग्रहालय की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में जगजीत सिंह के पॉपुलर गजलों ने श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। ये प्रतिवर्ष प्रयागराज में स्वर्गीय जगजीत सिंह साहब के जो चाहने वाले हैं वो उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर प्रत्येक वर्ष उनकी पुण्यतिथि को मनाते हैं और उनकी गज़लों को सुनते हैं। आप सभी जानते हैं कि गज़लों को कॉमन मैन तक पहुंचाने का ये महत्वपूर्ण काम स्वर्गीय जगजीत सिंह साहब ने किया था। बहुत बेहतरीन प्रोग्राम है और मैं चूँकि गज़ल का बड़ा शौकीन रहा हूँ और मुझे जब जानकारी हुई कि यहाँ सामने गज़ल का प्रोग्राम है जगजीत सिंह की याद में, और जगजीत सिंह जी आप जानते हैं बहुत एक लीजेंड गज़ल सिंगर थे, तो मैं भी रोक नहीं पाया, अपने आप को चलाया यहाँ पे। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। अर्जुन, एग्जाम्स में you made us really proud. अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। Think IIT, think विद्या मंदिर। डेयरी क्षेत्र में कार्यरत पशुपालकों, तकनीशियनों तथा संगठनों के प्रयासों को प्रोत्साहन देने हेतु राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ये पुरस्कार 3 वर्गों में सर्वश्रेष्ठ कार्यों और अमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। आवेदन करने के लिए www.awards.gov.in पर या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर से संपर्क करें। आवेदन की अवधि 15 अगस्त से 15 अक्टूबर 2023 है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और जहां चाह वहां राह, इस कहावत को सच साबित करती ये खबर देखते हैं। और मध्य प्रदेश के भोपाल का महिला थाना राज्य ही नहीं बल्कि पूरे भारत का पहला
ISO सर्टिफाइड थाना बन गया है। मूल्यांकन और गुणवत्ता के आधार पर ISO अवार्ड के लिए चयनित किया गया है इसको, और महिला पुलिस स्टेशन को ISO टीम के द्वारा मूल्यांकन और गुणवत्ता के आधार पर ISO पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये है भोपाल का महिला थाना। आज खूबसूरत और चमचमाती इमारत में तब्दील हो चुके इस जगह को देख आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि यहाँ कभी सीलन भरी दीवारें हुआ करती थीं। इतना ही नहीं, बदबूदार शौचालयों और जर्जर कमरों के लिए जाना जाने वाला भोपाल के इस महिला थाना ने पिछले 3 सालों में अपने बुनियादी ढांचे पर जमकर काम किया और परिणाम ये हुआ कि देश का पहला ISO प्रमाणित पुलिस स्टेशन बन गया है। राजधानी के कई आला अधिकारियों की मौजूदगी में ISO सर्टिफिकेट दिया गया। इसमें से आज जो देश का महिला थाना है भोपाल, जो कि 80 लाख की आबादी के ऊपर मात्र एक थाना है जिसमें 11 लाख के लगभग महिलाएं इस पर निर्भर हैं अपनी समस्याओं के लिए, अपने निदान के लिए। और इसमें सबसे अच्छी जो बात देखी गई कि ओनली 41 एम्प्लॉइज इस पूरी आबादी को डील कर रहे हैं और बहुत अच्छे से डील कर रहे हैं। और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि आज से 3 साल पहले मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ महिला थाने आई थी, तब मैंने महिला थाने की स्थिति देखी, और 22 फरवरी 2023 को जब इसका कायाकल्प हुआ तब मैंने इसे स्वयं चिन्हित किया और अपनी टीम को इस पे काम पे लगाया। इस तरह के जब सर्टिफिकेशन होते हैं तो न सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, बल्कि व्यवहार की बात होती है, उसमें कानूनी ज्ञान की बात होती है, लोगों के साथ इम्पैथेटिक तरीके से समानुभूतिपूर्वक काम करने की बात होती है, और इन सारे मापदंडों पर खरा उतरने के बाद ही ये प्रणाली लागू होती है। और आपको बता दें कि इस नए महिला थाना में महिलाओं के लिए प्रतीक्षालय है। यहाँ बच्चों और पीड़ितों के काउंसलिंग की और वेटिंग रूम की भी व्यवस्था की गई है। बता दें कि ISO के 60 मापदंड होते हैं जिन्हें पूरा करने के बाद ही ये प्रतिष्ठित सम्मान मिलता है। इसे पाकर यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी खुशी से फूले नहीं समा पा रहे हैं। इस थाने में 42 कर्मचारी काम कर रहे हैं। यहाँ तैनात महिला अधिकारी की माने, अगर हम पुराने पद्धति से काम करते तो इन मापदंडों को कभी पूरा नहीं कर पाते। इसमें हर प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं, जैसे कि विक्टिम फ्रेंडली है, चाइल्ड फ्रेंडली है, महिलाओं के लिए प्रतीक्षालय है, अगर फैमिलीज आती हैं तो उनके लिए भी अलग प्रतीक्षालय है। काउंसलिंग जो निःशुल्क काउंसलिंग कराई जाती है तो उसमें महिला और पुरुषों के बैठने की अलग व्यवस्था है। फीडिंग रूम बना हुआ है, अगर कोई ऐसी मदर है जिसका बच्चा छोटा है तो उसके लिए अलग है। झूला घर बना हुआ है कि अगर किसी का बच्चा खेलना चाहता है तो वो खेलता रहे, अगर उसको नींद आ गई है तो सुला भी दिया जाता है। अभी तो हमें जो मापदंड हमने इनके पूरे किए हैं, उसके अलावा भी अगर कुछ है इनके मापदंड तो हम उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी तो मेरी तरफ से तो कोशिश रहेगी और मेरी टीम की तरफ से भविष्य का मुझे पता नहीं, हो सकता मैं भी यहाँ ना रहूं, तो अगले जो आएंगे वो इस चीज को पूरा करेंगे। ये सर्टिफिकेट 3 साल के लिए ही वैध होता है। इसके बाद फिर से मापदंडों की चेकिंग होती है। अब देखना ये होगा कि महिला थाना अपनी इस सफलता को बरकरार रख पाती है या ये तोहफा किसी और थाने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। तो रही बात महिला थाने की, और अब बात करते हैं ज्ञान और विज्ञान की, जिनका हमसे गहरा नाता है। पैरालिसिस के मरीजों के लिए रोबोटिक हाथ किसी वरदान से कम नहीं है। ये एक ऐसी मशीन होती है जो पैरालिसिस के मरीजों के हाथों को सुचारू तरीके से गतिशील बनाने में काफ़ी मददगार साबित होती है। ऐसे ही हैं अमेरिका के टेक्सास में रहने वाले 68 वर्षीय टैक्सन ओसवाल्ड। ये दुनिया के पहले स्ट्रोक रोगी हैं जो अपने ब्रेन वेव्स के जरिए रोबोटिक हाथ का उपयोग करते हैं। ये हैं अमेरिका के टेक्सास में रहने वाले 68 वर्षीय टैक्सन ओसवाल्ड रीड्स। टैक्सन दुनिया के ऐसे पहले रोगी हैं जो अपने ब्रेन वेव्स के जरिए नियंत्रित रोबोटिक हाथ का उपयोग करते हैं। टैक्सन ओसवाल्ड 2014 में स्ट्रोक का शिकार हो गए थे, जिसके बाद उनका बायां हिस्सा पैरालाइज हो गया था। वो न तो बोल सकते थे, न चल फिर पा रहे थे और न ही कोई काम कर सकते थे। कई सालों तक उनका इलाज चला, जिससे वो थोड़ा बहुत बात करने लगे, लेकिन उनकी मोटर स्किल्स में कोई खास सुधार नहीं हुआ और वो किसी भी प्रकार का बॉडी मूवमेंट करने में असमर्थ थे। आखिरकार ह्यूस्टन विश्वविद्यालय के डॉक्टरों ने उन्हें ये हेडसेट लगाया। मैं अपने ब्रेस किए बिना अपने समान काम नहीं कर सकता हूँ। मैं समान पुरुषों की तरह कुछ भी नहीं कर सकता।
ह्यूस्टन विश्वविद्यालय और टेक्सास में TIRR मेमोरियल हरमन अस्पताल का ये टूल क्लिनिकल ट्रायल से गुजर रहा है। ये इस तरीके से काम करता है कि जब हेडसेट पता लगाता है कि रीड्स अपना हाथ हिलाना चाहते हैं तो ये रोबोटिक पार्ट बॉडी पार्ट की मदद करना चाहते हैं। अगर ये क्लिनिकल ट्रायल की मदद करना चाहते हैं, अगर ये क्लिनिकल ट्रायल सफल होता है तो इससे अन्य स्ट्रोक रोगियों को मदद मिलने की काफ़ी संभावनाएं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। और अब बात 7 समंदर पार के दुनिया की। हांगकांग डिज्नीलैंड रिजॉर्ट में दुनिया की पहली फ्रोजन थीम वाला पार्क वर्ल्ड ऑफ फ्रोजन बहुत जल्द खुल रहा है। ये 1000 एकड़ में फैले वर्ल्ड ऑफ फ्रोजन को 20 नवंबर से आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। पॉपुलर एनिमेशन फिल्म फ्रोजन की थीम पर इस पार्क का निर्माण किया गया है। आंखों को ठंडक पहुंचाने वाला ये नजारा है हांगकांग डिज्नीलैंड के नए और पहले फ्रोजन थीम पार्क का, जिसका नाम है वर्ल्ड ऑफ फ्रोजन। कुछ समय पहले इस थीम पार्क के दरवाजे मीडिया और आमंत्रित मेहमानों के लिए खोले गए ताकि लोग यहाँ आएं, घूमे फिरे और इस थीम पार्क के बारे में दूसरे लोगों को बता सके। इस थीम पार्क को लोकप्रिय एनिमेटेड फिल्म श्रृंखला फ्रोजन के आधार पर बनाया गया है, जिसमें एल्सा के आइस पैलेस, अरेंडल गांव और क्लॉक टावर सहित सभी स्थलों को फिर से बनाया गया है। यहाँ पर बने फिल्मों के संगीत पर आधारित नाव की सवारी और फ्रोजन थीम पर आधारित हाई स्पीड फैमिली कोस्टर आकर्षण के मुख्य केंद्रों में शामिल हैं। तो वर्ल्ड ऑफ फ्रोजन पहला फ्रोजन थीम वाला पार्क है जिसे दुनिया भर में लॉन्च किया गया है और हमें सच में खुशी है कि यह पार्क फ्रोजन मूवी के आधार पर बनाया गया है। इस फ्रोजन थीम पार्क में आपको कई एनिमेटेड फिल्मों के किरदार भी देखने को मिल जाएंगे। आपको बता दें कि फ्रोजन डिज्नी की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फ्रेंचाइजी में से एक है। ये पार्क बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी बेहद पसंद आएगा। पॉपुलर एनिमेटेड फिल्मों के आधारित वर्ल्ड ऑफ फ्रोजन पार्क 20 नवंबर से आम जनता के लिए भी खुल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। और अब वक्त है बाइस्कोप की बातों का। देश की बहुमूल्य सिनेमा धरोहर के लिए संरक्षण के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं और एक ऐसा ही पहल किया जा रहा है फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन की तरफ से। दुर्लभ फिल्मों के प्रिंट संरक्षित कर और फिर उन्हें स्क्रीन करने वाली इस संस्था ने दिल्ली में 10 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की है। कार्यशाला में शुभारंभ समारोह में सिनेमा से जुड़ी बहुत सी हस्तियां शरीक हुई। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में सिनेमा से जुड़ी ये नामचीन हस्तियां और गणमान्य लोग सिनेमा धरोहर के संरक्षण की पहल के गवाह बन रहे हैं। हेरिटेज फिल्म फाउंडेशन द्वारा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स के साथ मिलकर आयोजित तीसरे द्विवार्षिक ऑडियो विजुअल आर्काइवल समर स्कूल कार्यशाला का शुभारंभ समारोह अपने आप में बेहद खास रहा, जहां मौजूद सभी हस्तियों ने एक आवाज में फिल्म विरासत के संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम में शरीक सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र ने फिल्मी धरोहर के संरक्षण के प्रयासों को सराहा। उन्होंने इस दिशा में केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे कामों का भी जिक्र किया। आप कितना जरूरी मानते हैं इसके संरक्षण को और ये आने वाली पीढ़ियों के लिए कितना ज्यादा जरूरी है? देखिए, जो भारतीय सिनेमा ये एक हमारी धरोहर है जैसा आपने कहा, और हमारा भारतीय सिनेमा का इतिहास 100 वर्ष से भी ज़्यादा पुराना है। अब पहले जो फिल्में बनती थी सेलुलॉइड में बनती थी, उनको बचाना और उनको सुरक्षित रखना जिससे कि हमारी आगे की पीढ़ियाँ उसको देख सकें, ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। और हमारी सरकार ने इसके लिए नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन की शुरुआत करी, जिस पे लगभग 500 करोड़ सरकार खर्च कर रही है। तो हम कहीं लगभग 5000 फिल्मों को डिजिटाइज कर रहे हैं और लगभग 1250 फिल्मों को हम जो है उसमें रिस्टोर कर रहे हैं। ये काम बहुत ज़ोर शोरों से अभी शुरू है पुणे के नेशनल फिल्म आर्काइव्स में, और मुझे लगता है अगले वर्ष तक या ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और हम और वहाँ पर एक हम नए वॉल्ट्स भी बना रहे हैं जो कि जिसका काम मेरे ख्याल से इस वर्ष के आखिर में शुरू हो जाएगा। तो हम अपनी धरोहर को बचाने में पूरी तरह से सक्षम हैं।
तो खबर हट करके इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।